नमस्कार, टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। 2019 के चुनाव की आहट अब जोर से गूंजने लगी है। राजनीति की चाल बदल रही है, दोस्त बदल रहे हैं, दुश्मन बदल रहे हैं। देश और दुनिया में भी बहुत कुछ बदल रहा है। आज दिन भर की क्या हलचल रही, वो सब कुछ आपकी सरकार में अपनी पार्टी के मंत्रियों को दिल्ली बुलाया। उससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमित शाह को कश्मीर के हालात की जानकारी दी। अंदाजा था कि बीजेपी कुछ बड़ा फैसला करने वाली है। अमित शाह के साथ मीटिंग के बाद बीजेपी महासचिव राम माधव और जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम कवींद्र गुप्ता मीडिया के सामने आए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि बीजेपी ने पीडीपी को बहुत बर्दाश्त कर लिया। कश्मीर में जो परिस्थिति निर्माण हुई है उसके संदर्भ में विभिन्न स्तरों पर हमारी चर्चाएं हुई है। उसका आकलन करने का विस्तृत प्रयास हुआ। सबकी सहमति से आज हमने यह निर्णय लिया है कि जम्मू कश्मीर सरकार में भाजपा अपनी भागीदारी को वापस लेगी। केंद्र के इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर स्वागत करती है। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को देखते हुए जो निर्णय लिया गया, जो अपने आप में पर्याप्त है। हमने राज्यपाल को अपना जो रेजिग्नेशन है भेज दिया है। बीजेपी के ऐलान से पहले तक महबूबा मुफ्ती को भनक तक नहीं थी कि उनकी सत्ता जा सकती है। गठबंधन टूटने के बाद पीडीपी की सरकार सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद से बच सकती थी, लेकिन उसके नेता उमर अब्दुल्ला ने पहले ही राज्यपाल से कह दिया कि जल्दी से चुनाव कराया जाए। कोई रास्ता बचा नहीं था, इसलिए राज्यपाल को इस्तीफा देकर महबूबा मुफ्ती ने भी बता दिया कि अब गठबंधन की कोई गुंजाइश नहीं बची है। खबर है कि राजनीतिक हालात देखने के बाद राज्यपाल एनएन वोरा ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है। उन्होंने राज्यपाल शासन लगाने की सिफारिश की है। आज बीजेपी की तरफ से जो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट हुआ, उसके बाद मैंने अपना रिजिग्नेशन जो है गवर्नर साहब को भेज दिया है। मैंने अपने पार्टी की तरफ से गवर्नर साहब को ये अश्योरेंस दी है कि हम उनका पूरा इसमें समर्थन करेंगे, उनको सपोर्ट देंगे, उनकी हिमायत करेंगे। लेकिन हमने ये भी गुजारिश की कि ज्यादा देर जो है गवर्नर रूल रहना नहीं चाहिए। आखिरकार लोगों को हक है वो अपनी हुकूमत चुने। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के बीच मजबूरी का गठबंधन 25 फरवरी 2015 को बना था। त्रिशंकु विधानसभा में 25 विधायकों वाली बीजेपी ने 28 विधायकों वाली पीडीपी के साथ सरकार बनाई। समझौते के तहत सीएम की कुर्सी पीडीपी सुप्रीमो मुफ्ती मोहम्मद सईद को सौंपी गई। बीजेपी के खाते में डिप्टी सीएम और स्पीकर का पद आया। 7 जनवरी 2016 को मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद गठबंधन खतरे में पड़ गया। 4 अप्रैल तक राज्यपाल शासन लगाना पड़ा। काफी मशक्कत के बाद समझौता आगे बढ़ा और महबूबा मुफ्ती सीएम बन गई। पत्थरबाजों के खिलाफ मुकदमे वापस लेने और कठुआ गैंगरेप की सीबीआई जांच जैसे मुद्दों पर बीजेपी और पीडीपी के बीच दरार साफ नजर आई। रमजान के महीने में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन रोकने का फैसला भी पीडीपी के दबाव में लेना पड़ा। महबूबा मुफ्ती ने आज खुद दावा किया कि उन्होंने बीजेपी से कैसे कैसे फैसले करवाए। इस अलायंस का बड़ा मकसद था, और वो बड़ा मकसद क्या? यूनिलैटरल सीज फायर। वो बड़ा मकसद क्या? डायलॉग की ऑफर। वो बड़ा मकसद क्या? प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान जाना। वो बड़ा मकसद क्या? 11,000 नौजवानों के खिलाफ एफआईआर विड्रॉ करना। ये बड़े मकसदों के लिए हमने किया था। ये हमने खाली पावर पॉलिटिक्स के लिए नहीं किया। बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापसी का फैसला इतने आनन फानन में क्यों लिया, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी हम बताते हैं। समर्थन वापसी का ऐलान भले ही आज हुआ हो, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि शनिवार को ही तय हो गई थी, जब पीएम मोदी और आरएसएस नेताओं की बैठक हुई थी। पीडीपी से समर्थन वापसी के बीजेपी के फैसले को अप्रत्याशित तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन हमारे सूत्रों का दावा है कि ये फैसला शनिवार शाम को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस नेताओं के बीच हुई बैठक में ही ले लिया गया था। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जिस तरह से पत्रकार सुजात बुखारी और आर्मी के जवान औरंगजेब की हत्या कर दी गई और राज्य में कानून व्यवस्था फेल हुई है, वो इसका बड़ा कारण है। लेकिन इसमें आग में घी डालने का काम किया है सीज फायर के मामले ने। रविवार को जैसे ही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ एक तरफा सीजफायर खत्म करने का ऐलान किया, वैसे ही महबूबा मुफ्ती की बेचैनी बढ़ गई। कहा जा रहा है कि वो सीजफायर खत्म करने के समर्थन में नहीं थी और गठबंधन टूटने के पीछे ये तात्कालिक वजह बनी।
हमारे सूत्रों का दावा है कि महबूबा मुफ्ती चाहती थी कि सीज फायर खत्म ना किया जाए, वो कंटिन्यू किया जाए। लेकिन संघ के साथ जो बैठक हुई प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें संघ नेताओं ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर सीज फायर कंटिन्यू किया जाता है तो पूरे देश में बीजेपी के इमेज को बड़ा नुकसान हो सकता है और इसका सियासी नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। ऐसे में आरएसएस नेताओं की नसीहत और उनके निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एकला चलो की राह पकड़ने का फैसला लिया और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उस फैसले को देखते हुए आज जम्मू कश्मीर में जो सरकार में उनके कोटे के मंत्री थे और प्रदेश अध्यक्ष, उन सभी को बुलाया और प्रधानमंत्री मोदी और संघ नेताओं का जो निर्देश था उसके बारे में बताते हुए समर्थन वापसी का औपचारिक तौर पर फैसला लिया। कश्मीर में बीजेपी पीडीपी के गठबंधन के टूटने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी पीडीपी के अवसरवादी गठबंधन से जम्मू कश्मीर में आग लग गई, हमारे बहादुर जवानों और कई निर्दोष लोगों की जानें गई, भारत को रणनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा और यूपीए की इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी ये नुकसान जारी रहेगा। अक्षमता, अहंकार और नफरत की हमेशा हार होती है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने और पीडीपी ने मिलकर आर्थिक तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर जम्मू कश्मीर को तो बर्बाद कर रखा है। आज इन हालात में कौन अल्टरनेट गवर्नमेंट बनाएगा? उसको तो बिल्कुल खंडर बना दिया है ना। ये देशद्रोही, देश विरोधी गठबंधन था, ये उद्धव ठाकरे साहब का कहना था। आज ये बात सच हो गई। सत्ता की लालसा होनी चाहिए, लेकिन देश की शहादत, देश की अस्मिता की कीमत चुकाकर कोई सत्ता की लालसा नहीं रख सकता। मैं मानता हूँ राज्य का नहीं, देश का नुकसान हो। इस तरीके की गठबंधन होना ही नहीं चाहिए था। ये दोनों पार्टियों के बीच में कुछ भी समानता बिल्कुल कभी नहीं थी और मिलके आए मौका परस्ती वहां पर सरकार में जाने के लिए। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सेना के ऑपरेशन को पीडीपी और बीजेपी के झगड़े की वजह बताया जा रहा है। रमजान से पहले ऑपरेशन ऑल आउट बहुत कामयाबी से चल रहा था। पीडीपी के दबाव में उसे रोका गया। ये सीज फायर घातक साबित हुआ। रमजान के बाद सेना आतंकियों के खिलाफ आर पार की जंग की तैयारी कर चुकी है और केंद्र सरकार इस बार पीडीपी के दबाव में आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि इससे सेना का मनोबल गिर जाता। इंडिया न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार रमजान में एक तरफा सीज फायर के दौरान हुई आतंकियों की मनमानी का बदला लेने के लिए आर्मी ने एक हिट लिस्ट बनाई है। इस हिट लिस्ट में 10 टॉप आतंकवादियों के नाम हैं जो अब आर्मी के टारगेट पर हैं। सेना के राइफलमैन औरंगजेब की हत्या की साजिश रचने वाले आतंकियों की लिस्ट भी आर्मी ने तैयार कर ली है। सीज फायर खत्म हो चुका है और अब फायर की बारी है, इसलिए सुरक्षा बल इन 200 आतंकियों को खत्म करने के मिशन में जुट गया है। आर्मी की इस हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम आतंकी जहूर अहमद टोकर का है, जो पुलवामा का रहने वाला है। वो आर्मी में ही था, लेकिन बाद में उसने हिजबुल मुजाहिदीन संगठन ज्वाइन कर लिया। दूसरे नंबर पर जाकिर मूसा है, जिसने गजावत उल हिंद नाम से अपना आतंकी संगठन खड़ा किया है। समीर टाइगर के मारे जाने के बाद से मूसा की गतिविधियां बढ़ गई हैं। वो A++ कैटेगरी का आतंकी है। तीसरे नंबर पर जाहिर टाइगर है, जो आतंकी समीर टाइगर का चचेरा भाई है। चौथे नंबर पर बिलाल भट्ट है, जो साउथ कश्मीर का रहने वाला है और पिछले साल ही उसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया था। हिट लिस्ट में 5वें नंबर पर दानिश खान है, जो आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद एक्टिव है। 2017 में उसने जैश ए मोहम्मद ज्वाइन किया था। एक और आतंकी समीर अहमद भी हिट लिस्ट में है। शोपिया का रहने वाला समीर ग्रेजुएट है और टेक्नो सेवी भी है। कासिम लश्करी भी हिट लिस्ट में है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है और कश्मीर में एक्टिव है। लियाकत हिजबी भी आर्मी की हिट लिस्ट में है, जो कासिम लश्करी के साथ दिखता है। मानस वानी और आदिल नीमान भी आर्मी की हिट लिस्ट में है और दोनों अक्सर साथ साथ दिखते हैं। रमजान के बाद एक तरफा सीजफायर खत्म हुआ तो अब सेना की बंदूकें गरजने लगी है। सेना ने तय कर लिया है कि अब इन सभी आतंकियों को चुन चुनकर मार गिराया जाएगा और इसी के चलते अब सेना ने अपनी टॉप 10 की लिस्ट तैयार कर ली है और माना यह जा रहा है कि अब आतंकियों के लिए दिन गिनने भर के रह गए हैं। जहां एक तरफ आर्मी ने टॉप 10 आतंकियों की हिट लिस्ट तैयार की है, तो वहीं केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने भी आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की है। इस लिस्ट में कश्मीर घाटी में एक्टिव आतंकवादियों के नाम है। लिस्ट के मुताबिक कश्मीर में 200 आतंकवादी सक्रिय हैं, जिनमें से 50 विदेशी मूल के हैं। ये आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा के अलावा अल बद्र, अंसार उल गजावत जैसे संगठनों से हैं। इन आतंकियों में हिजबुल के 102, लश्कर के 47, जैश के 27, अल बद्र के 10 और अंसार उल गजावत के 10 आतंकी हैं।
बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में 80 नए लड़के आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं। कश्मीर में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सेना को खुली छूट मिल चुकी है। कश्मीर घाटी में मौजूद आतंकियों की कुंडली तैयार हो चुकी है ताकि एक एक कर आतंकियों का सफाया किया जा सके। सेना और खुफिया एजेंसियों ने न सिर्फ आतंकियों की हिट लिस्ट बनाई है बल्कि उनका खात्मा भी शुरू हो गया है। कल कश्मीर के बांदीपुरा में 2 आतंकियों को मार गिराया गया तो आज त्राल में भी 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। त्राल में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। यहाँ इनकाउंटर अभी जारी है। अब कश्मीर से आया एक वीडियो आपको दिखाते हैं। पत्थरबाजों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों ने पत्थरबाजों को ही ढाल बना लिया। वीडियो में आप देख रहे हैं कि सुरक्षा बलों ने अपने काफिले के आगे कुछ पत्थरबाजों को बिठा रखा है। वहीं सुरक्षा बलों की गाड़ी से थोड़ी ही दूर कई पत्थरबाज हाथों में पत्थर लिए हमला करने को तैयार दिख रहे हैं, लेकिन गाड़ी के आगे कुछ पत्थरबाजों को ह्यूमन शील्ड यानी मानव ढाल की तरह बनाकर बिठाया गया है, जिससे उनके साथी सुरक्षा बलों पर हमला नहीं कर पा रहे हैं। ये वीडियो कश्मीर के अवंतीपुरा का बताया जा रहा है और वीडियो में कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी दिख रहे हैं। इस वीडियो ने पिछले साल के उस वीडियो की याद दिला दी जब मेजर लितुल गोगोई ने बड़गाम में पत्थरबाजों के हमले से बचने के लिए जीप से एक शख्स को बांध दिया था। कश्मीर घाटी में ह्यूमन शील्ड के इस्तेमाल का ये अपने आप में पहला मामला माना जा रहा था, लेकिन अब कश्मीर से ही ह्यूमन शील्ड के इस्तेमाल का एक और वीडियो सामने आया है जो आज का है। कश्मीर के बाद देश की राजनीति का हाल बताएं उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं कुछ और खबरें। बिहार से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गोपालगंज के एक स्कूल से 10वीं बोर्ड की 42,400 उत्तर पुस्तिकाएं चोरी हो गई। इस मामले की जांच शुरू हो गई है। मथुरा के भरेऊ में 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ट्रिपल मर्डर की वजह साफ नहीं हुई है। वहीं पुलिस रंजिश के एंगल से हत्याकांड की जांच कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने शिवसेना के सचिव और मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आदेश बांदेकर को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। बांदेकर ने कहा है कि राज्य मंत्री होने के बावजूद वो कोई भत्ता नहीं लेंगे। एक दरगाह को 15 करोड़ का अनुदान देने की घोषणा करने पर पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को एक वकील ने नोटिस भेजा है। वकील ने ये भी कहा है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बिहार के अररिया में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक स्कॉर्पियो गाड़ी पेड़ से टकराने के बाद तालाब में गिर गई, जिसमें 6 बच्चों की मौत हो गई। गाड़ी में 10 लोग सवार थे जो एक बारात से लौट रहे थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 50 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। इन सभी ने एक भंडारे में प्रसाद खाया था। फिलहाल भंडारे में परोसे गए प्रसाद को जब्त कर उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। हैदराबाद पुलिस ने 21 ऐसे अवैध फाइनेंसर को गिरफ्तार किया है जो फर्जी तरीके से लोगों को चूना लगाते थे। ये लोग लोगों से ब्लैक चेक के जरिए उनके अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस ने छापेमारी में अहम दस्तावेज, सोने की ज्वेलरी समेत 165 किलो चांदी जब्त की है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में हथियारों से लैस आदिवासी समाज के लोगों ने ऐसा बवाल काटा कि पुलिस को उल्टे पांव भागना पड़ा। दरअसल पुलिस ने आदिवासी भील मीणा समाज के एक नेता को भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद नाराज आदिवासियों ने थाने का घेराव कर पथराव शुरू कर दिया। केरल के कोच्चि में ट्रांसजेंडर्स का ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित किया गया, जहां रैंप पर 50 से ज्यादा प्रतियोगियों ने अपना जलवा बिखेरा। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कोट्टयम की स्मूर्थी ने खिताब अपने नाम किया।
और बात दिल्ली में चल रही धरना पॉलिटिक्स की। पिछले 9 दिनों से एलजी हाउस पर चल रहा सीएम केजरीवाल का धरना आज खत्म हो गया। एलजी आवास के वेटिंग रूम में बीते 9 दिनों से धरना दे रहे केजरीवाल एलजी से मिले बिना ही मंत्री गोपाल राय के साथ धरना खत्म कर बाहर आ गए। केजरीवाल आईएएस अधिकारियों की कथित हड़ताल के विरोध में धरने पर बैठे थे, लेकिन अधिकारियों ने अब मंत्रियों की बैठकों में आना शुरू कर दिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये जानकारी केजरीवाल को दी, जिसके बाद उन्होंने धरना खत्म करने का फैसला। मीटिंग में ऑफिसर्स आने लगे हैं और एलजी मिल नहीं रहे हैं, तो एलजी के वहां वेट करते रहना कि हम आपसे राशन पे बात करेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। जब एलजी इतना एरोगेंट हो गए हैं कि वो मिलना नहीं चाहते हैं, तो उसको अलग से लड़ेंगे, जनता के बीच में लड़ेंगे। हालांकि धरना खत्म होने के बावजूद दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच भी तल्खी अभी बरकरार है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के हालात के लिए एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा है। काम हुए हैं, अभी ऐसा कोई हमारा इनसे कोई लड़ाई थोड़ी थी। जिनसे पॉलिटिकल लड़ाई थी उन लोगों के हाथ में पावर थी, उन्होंने डिसीजन गलत लेके ऑफिसर्स को बाध्य किया हुआ था। अभी ऊपर से मुझे लगता है उनको थोड़ा सा फ्री किया गया है, ये अच्छा संकेत है। उधर केजरीवाल के धरने के विरोध में पिछले 5 दिनों से दिल्ली सचिवालय में सीएम ऑफिस के बाहर धरना कर रहे विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि दूसरे बीजेपी नेताओं का अनशन जारी था, लेकिन केजरीवाल के धरना खत्म करने के साथ ही इन नेताओं ने भी अनशन खत्म कर दिया। अब बात महाराष्ट्र की सियासत की करते हैं। बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रही शिवसेना का बीजेपी और पीएम मोदी पर हमला जारी है। आज शिवसेना के 52वें स्थापना दिवस पर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। उद्धव ने कहा कि अब चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव शिवसेना अकेली लड़ेगी। उद्धव ने कहा कि हम महाराष्ट्र की सत्ता में आएंगे और अगला सीएम शिवसेना का होगा। उन्होंने कहा कि 2014 में मोदी के चेहरे पर सत्ता मिली, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उद्धव ने कश्मीर को लेकर कहा कि पीडीपी को समझने में बीजेपी को 3-4 साल लग गए। उन्होंने कहा कि 600 सैनिकों की शहादत के बाद बीजेपी की आंख खुली है। उद्धव ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी पाकिस्तान को उखाड़ फेंके तो उसे सर पर बिठाकर नाचूंगा। उद्धव ने तंज भरे लहजे में कहा कि पीएम मोदी अब मंगल ग्रह जाएंगे, क्योंकि उनके पास धरती पर घूमने के लिए कोई जगह नहीं बची है। शिवसेना से रिश्ते सुधारने को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मुंबई आकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी, लेकिन लगता नहीं है कि शिवसेना बीजेपी के बीच में जो बर्फ जमी हुई है वह अभी कुछ पिघल पाई है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे को जब भी मौका मिलता है बीजेपी पर और साथ ही साथ पीएम मोदी पर जमकर हमला बोलने से नहीं चूकते हैं। कभी भगवा आतंकवाद की बात करने वाली कांग्रेस अब हिंदू और संघीय आतंकवाद का राग अलापने लगी है, और ये राग अलापा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय ने कहा कि जितने भी हिंदू आतंकवादी सामने आए हैं उनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कहीं न कहीं किसी तौर पर संबंध रहा है। जितने भी हिंदू धर्म वाले आतंकवादी पकड़े गए हैं सब संघ के कार्यकर्ता रहे हैं किसी न किसी। महात्मा गांधी की हत्या करने वाला व्यक्ति भी नाथूराम गोडसे आरएसएस में रहे हैं। तो ये विचारधारा जो है नफरत फैलाती है, नफरत से हिंसा पैदा होती है। दिग्विजय सिंह के संघीय आतंकवाद वाले बयान पर आरएसएस ने कहा कि ये दिग्विजय नहीं राहुल गांधी के बोल हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय में लादेन और जिन्ना की आत्मा घुस गई है। दिग्विजय सिंह नहीं बोल रहे हैं, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। वास्तव में दिग्विजय सिंह के रूप में राहुल गांधी संघ को आतंकवाद से जोड़कर दुनिया के सामने यह संदेश देना चाह रहे हैं कि इस्लामिक आतंकवाद के समानांतर एक आतंकवाद भारत में है। कांग्रेस के साथ साथ देश के बाहर की किसी ताकत से निर्देशित हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की बात जो लोग भी करते हैं कि साहब वो हिंदू आतंकवाद है, पहले भगवा आतंकवाद कहते थे, हिंदू आतंकवाद हो गया, कभी फिर हरा आतंकवाद हो जाएगा, फिर पीला हो जाएगा, काला हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इस तरह के रंगीले आतंकवाद को बनाने वाले जो महापुरुष लोग हैं उनको हमारी उनसे बिना मांगी भी उनको यही सलाह है कि अगर उनके अंदर कोई जिन्ना की, कहीं लादेन की टाइप की आत्माएं घुस गई हैं तो उसको कोई झाड़ फूक करा के ठीक कराए, ताकि इस तरह के बिगड़े हुए बोल ना बोले।
आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन है और उनके बर्थडे पर उन्हें सबसे बड़ी बधाई मिली अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोन कर राहुल को बधाई दी। ये बधाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अखिलेश हाल में ही कांग्रेस अध्यक्ष से दूरियां बनाने लगे थे। ऐसी खबरें थी कि अखिलेश कांग्रेस को महागठबंधन से बेदखल करना चाहते हैं। हालांकि आज दिल्ली पहुंचने से पहले अखिलेश ने राहुल को फोन कर बधाई दी, साथ ही गठबंधन को लेकर भी बातचीत की। मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में अखिलेश ने कहा कि मैंने राहुल गांधी जी को बधाई दी, अभी तक मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हम बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन मजबूत करेंगे। चुनाव में अभी समय है, हम गठबंधन में किसी को नाराज नहीं करेंगे। लखनऊ से उड़ती हुई खबर आई थी कि अखिलेश यादव राहुल गांधी से दूरी बना रहे हैं, लेकिन जब अखिलेश यादव दिल्ली पहुंचे तो उनके सुर नरम हो गए थे। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। यानी लखनऊ से दिल्ली तक का जो सफर था वो आते आते दिलों की दूरियां मिट गई। बात करते हैं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बंगले पर बवाल की। अखिलेश ये सरकारी बंगला खाली कर चुके हैं, लेकिन खाली करने के दौरान बंगले में तोड़फोड़ को लेकर उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। 4 विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित इस बंगले में तोड़फोड़ और नुकसान की जांच के लिए लोक निर्माण विभाग ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। राज्य संपत्ति विभाग ने सरकारी आवास में बैडमिंटन कोर्ट, साइकिल ट्रैक, जिम समेत कई जगहों पर तोड़फोड़ के लिए जांच के लिए पीडब्ल्यूडी से सहयोग मांगा है। इसी के बाद बंगले में नुकसान आकलन के लिए कमेटी बनाई गई है। चीफ इंजीनियर बिल्डिंग की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बंगले की जांच करेगी। इसमें निर्माण निगम के एमडी, चीफ आर्किटेक्ट और भवन एवं इलेक्ट्रिकल के एक इंजीनियर को शामिल किया गया है। कमेटी जांच में निजी इंजीनियरों की मदद भी ले सकती है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी पूर्व सीएम से बंगले खाली कराने की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित सरकारी बंगले 1 महीने में खाली कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से नियम में किए गए संशोधन को असंवैधानिक करार दिया है। हाईकोर्ट ने जबलपुर के रौनक यादव की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी राज्यों में पूर्व सीएम से बंगले खाली कराए जा रहे हैं। मैंने एक PIL लगाई थी और उस PIL में आज ऑर्डर हुआ है कि जो जितने भी एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं उन सबको अपनी जो बंगलोज हैं और जितने भी अलाउंसेस हैं वो सबको 1 महीने के अंदर खाली करने का जो ऑर्डर हुआ है, जो आज हाईकोर्ट से ऑर्डर हुआ है। एक नजर कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। सहारनपुर महोत्सव में झूला टूटने से भगदड़ मच गई। हादसे में 2 महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर एसपी ने झूले को सील करने के आदेश दे दिए हैं। चेन्नई के मरीना बीच पर बन रहे तमिलनाडु के पूर्व सीएम जयललिता के स्मारक पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि समंदर किनारे कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता। बिहार के हाजीपुर के लालगंज में पटाखे की दुकान में आग लगने से दहशत मच गई। देखते ही देखते आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की काफी देर बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम वहां नहीं पहुंची थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में शराब के नशे में एक लड़की ने जमकर उत्पात मचाया। पब में लड़की और उसके बॉयफ्रेंड ने बवाल किया तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद लड़की बाउंसर से उलझ गई। कर्नाटक के बेलगावी में सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक 170 फीट ऊंचे वाटरफॉल से गिर गया और उसकी मौत हो गई। अच्छे एंगल से फोटो लेने के दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और वो फॉल में गिर गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में किडनी चोर की अफवाह ने उग्र रूप ले लिया। ग्रामीणों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उग्र भीड़ ने टायरों में आग लगाकर सड़क जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के भिंड में एक ASF जवान ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक जवान मुकेश राठौर लंबे समय से दिवंगत पत्रकार संदीप शर्मा के घर ड्यूटी पर तैनात था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। MP के छतरपुर में दबंगों को एक दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठना रास नहीं आया। घुड़चढ़ी के दौरान दबंगों ने बारातियों को जमकर पीटा। बाद में पुलिस के पहरे में दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए।
यूपी के हमीरपुर में एफसीआई के एक गालीबाज अधिकारी कैमरे में कैद हो गए। दरअसल खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा अपनी टीम के साथ चिकन शॉप पर छापेमारी करने पहुंचे, जहां दुकानदार के साथ अवैध वसूली को लेकर दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया और अधिकारी खुलेआम धमकी और गाली देने पर उतर आए। वो सामने खड़ा। मैनपुरी में चलती कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनटों में कार जलकर पूरी तरह खाक हो गई। हालांकि इस हादसे में कारोबारी ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। चूहों ने लगा दिया। और अब बात सरकारी बैंकों की, जिन्हें कोई भी चूना लगाकर चलता बनता है। पहले नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे कारोबारियों ने बैंकों के हजारों करोड़ डकार लिए और अब चूहे भी लाखों लाखों रुपए साफ करने लगे हैं। ये तस्वीरें असम के तिनसुकिया जिले की है, जहां चूहों ने 12 लाख रुपए के नोट कुतर दिए और उन्हें रद्दी बना डाला। तमाम सिक्योरिटी फीचर से लैस और बेहद सुरक्षित माने जाने वाले एटीएम में घुसकर चूहों ने 12 लाख की करेंसी बर्बाद कर दी। एटीएम में रखे जिन नोटों को चूहों ने नुकसान पहुंचाया है वे 500 और 2000 के बताए जा रहे हैं। पूरा मामला एसबीआई के एटीएम से जुड़ा है। तकनीकी खराबी के चलते एसबीआई का एटीएम 20 मई से बंद था। 11 जून को इसे ठीक करने के लिए टेक्नीशियन जब पहुंचा और एटीएम खोला तो उसके होश उड़ गए। चूहों ने एटीएम के अंदर रखे 29 लाख में से 12 लाख की करेंसी कुतर डाली थी और उसे रद्दी बना डाला। गुवाहाटी की एक फाइनेंशियल कंपनी FIS ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन इस एटीएम की देखरेख और इसमें कैश डिपॉजिट का काम करती है। सवाल ये उठ रहा है कि इतने लंबे समय तक एटीएम आउट ऑफ सर्विस क्यों रहा? टेक्नीशियन बुलाने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या इस दौरान एटीएम में किसी की आवाजाही नहीं हुई? और आखिरकार चूहे एटीएम के अंदर घुसे कैसे? बहरहाल नोटों की बर्बादी की इस खबर ने बैंक अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं और मामले की जांच के लिए तिनसुकिया के स्थानीय थाने में FIR दर्ज कराई गई है। हालांकि बैंक का कहना है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। खराब नोटों की रिकवरी एटीएम की देखरेख करने वाली थर्ड पार्टी से कर ली जाएगी। Third party has already, those who was managing the ATM have already filed an FIR and this is under investigation by the police. We will be recovering full. There is no loss for the bank because as I said that everything is being managed by the third party. पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के महाखजाने की चाबी गुम होने के बाद पूरे मामले में पुरी डीएम अरविंद अग्रवाल और श्री मंदिर के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सामाजिक कार्यकर्ता चिन्मय दास ने दोनों पर रत्न भंडार की चाबी प्रकरण में गुमराह करने का आरोप लगाया है। वहीं भक्तों ने भी जगन्नाथ मंदिर के खजाने से बेशकीमती हीरे जवाहरात चोरी होने का अंदेशा जताया है। बड़े आश्चर्य की बात है, आप लोग कभी जिंदगी में सुने हैं कि एक चाबी खो जाने से एक जुडिशियरी इंक्वायरी बैठा गया है उड़ीसा में? ये सरकार हमारे जो भगवान जगन्नाथ जी का विशाल रत्न भंडार है, जिनका सारा जगत का चाबी जिनके हाथ में है, उनका चाबी खो गया है और वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से, जिसका मालिक खुद कलेक्टर है और सरकार है। आपको बता दें कि बीते दिनों जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की चाबी गुम होने का मामला सामने आया था। मामले की जांच करने के लिए एक जांच कमेटी गठित की गई थी। कुछ दिनों बाद कलेक्ट्रेट ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में एक लिफाफे में चाबी मिली। उसके ऊपर रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबी लिखा था, जबकि नियम के मुताबिक ये चाबी मंदिर के कोषागार में रखी जानी चाहिए। विचार करना चाहिए प्रशासन को, मंदिर सेवायत लोग को, राज्य सरकार को, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबको गंभीर विचार करने के बाद इस विषय वस्तु पर ध्यान रखना चाहिए। भंडार घर खोलना चाहिए। इसको ठीक है कि नहीं, अभी एक प्रश्नवाची है समग्र जगन्नाथ प्रेमियों में। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब खोजने में लगे हैं कि समंदरों में प्लास्टिक का कचरा कैसे बढ़ रहा है। इसका जवाब हाल में हुए एक अध्ययन से मिला है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर के समुद्रों में मिल रहे कचरों में 10 नदियां सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। इसमें चीन की यांग्स नदी पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर भारत की गंगा नदी है। इसके अलावा भारत की सिंधु नदी भी समंदर में कचरा डालने में शामिल है। हालांकि कुछ साल पहले सरकार ने गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के बारे में हाल ही में एनजीटी ने कहा है कि गंगा भी एक भी बूंद साफ नहीं हो पाई है। वहीं चीन की नदी समंदर में सबसे ज्यादा कचरा ले जा रही है। जानकारों के मुताबिक चीन में दुनिया का सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा होता है। यहाँ हर साल करीब 80 लाख टन कचरा समंदरों को गंदा बना रहा है। बात रेप के आरोप से घिरे शनिधाम पीठ के कर्ता धर्ता दाती की।
कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा दाती आज अचानक अपने वकील के साथ दिल्ली क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पेश होने पहुंच गया। क्राइम ब्रांच ने उसे सोमवार को ही पेशी के लिए बुलाया था, लेकिन उसने अपने वकील को भेजकर कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, जिस पर क्राइम ब्रांच ने गैर जमानती वारंट करने की चेतावनी दी थी। माना जा रहा है कि इसी से घबराकर दाती पेशी के लिए पहुंचा। दाती से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पुलिस दाती को अभी गिरफ्तार नहीं करेगी, उसे 2-3 दिन बाद फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इस बीच बाकी लोगों से पूछताछ की जाएगी। वहीं दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 21 जून तक इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। कोर्ट में इस मामले की जांच हो रही है। देरी के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है, जिस पर कोर्ट सुनवाई कर रही है। रेप के आरोपी दाती महाराज से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के इसी दफ्तर में पिछले 5 घंटे से ज्यादा से पूछताछ चल रही है। हम आपको बता दें कि दाती महाराज की शिष्या ने उन पर बलात्कार का आरोप लगाया था, जिस मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उनसे पूछताछ कर रही है। पिछले 5 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। लगातार क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। सवालों की फहरिस्त पहले ही तैयार कर ली गई थी। और एक और बात कि क्राइम ब्रांच ने 2 बार दाती महाराज को नोटिस दिया था, जिसके बाद आज तकरीबन 3 बजे के करीब क्राइम ब्रांच के सामने दाती महाराज पेश हुए। पीड़िता को भी क्राइम ब्रांच पाली स्थित दाती महाराज के आश्रम लेके गई थी जांच के लिए। फिलहाल तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं। दाती महाराज का भी पक्ष सुना जा रहा है, क्योंकि दाती महाराज ने भी आरोप लगाया था कि ये आर्थिक शोषण का मामला है, शारीरिक शोषण का मामला नहीं है। फिलहाल अगर सूत्रों की माने तो क्राइम ब्रांच अभी दाती महाराज को गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन आगे भी फर्दर पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच दाती महाराज को बुला सकती है। भय्यू जी महाराज की मौत का राज अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कोई न कोई नई कहानी सामने आ रही है। हालांकि अब तक की जांच में मौत की वजह पारिवारिक कलह ही नजर आ रही है। पुलिस ने भय्यू जी के सीए प्रमोद चोपड़ा को तलब किया है। भय्यू महाराज की कॉल डिटेल में भी सीए के नंबर मिले थे। अभी तक सेवादार, नौकर, ड्राइवर, घर के लोगों और वकील से पूछताछ हुई है, लेकिन पुलिस अब उन सेवादारों की पत्नियों से भी पूछताछ करेगी जो बंगले पर आती जाती थी। इसके अलावा पुलिस ने भय्यू जी महाराज और उनकी बेटी कुहू के कमरों में छानबीन के अलावा वैज्ञानिक तरीके से भी पड़ताल की है। कमरे की दीवारों पर फिंगरप्रिंट की जांच के साथ सबूतों को पुलिस खंगाल रही है। और आपको दिखाते हैं देश और दुनिया को हैरान परेशान करने वाली तस्वीरों के पीछे की खबर। यूपी के हाथरस में 2 युवकों की सरेआम पिटाई का वीडियो सामने आया है। पिटाई की वजह से बाजार में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मेरठ में बीजेपी नेता कमल दत्त के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में खुलेआम फायरिंग हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बर्थडे पार्टी के मंच पर एक युवक फायरिंग करता हुआ कैमरे में कैद हुआ। कानपुर के ग्वालटोली में छेड़छाड़ करने पर एक युवक की लड़की ने पिटाई कर दी। लड़की ने डंडे से मनचले की पिटाई की। पिटाई खाने के बाद युवक मौके से भाग खड़ा हुआ। सऊदी अरब की फुटबॉल टीम को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से रोस्तोव लेकर जा रहे विमान में आग लग गई। किसी तरह विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। गनीमत रही कि किसी खिलाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। पुर्तगाल के एक बीच पर सर्फिंग का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। 38 साल के हम्बर्टो सैंटोस 100 फीट ऊंची लहरों के बीच सर्फिंग करते दिखे। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए कई संस्था जागरूकता अभियान चलाती है। कुछ ऐसी तस्वीर बिहार के गया में भी देखने को मिली। यहाँ सड़क पर बिना हेलमेट दोपहिया चलाने वालों के लिए एक जापानी संस्था ने जागरूकता अभियान के तहत फ्री हेलमेट बांटे। जापान से आए AMD के डायरेक्टर और बुद्धिस्ट ने एक एनजीओ की मदद से 200 बाइक सवार लोगों को हेलमेट पहनाए। साथ ही यातायात नियमों का पालन करने और सेफ्टी के साथ वाहन चलाने के टिप्स भी दिए। इस दौरान स्थानीय प्रशासन ने भी लोगों को जागरूक करने में मदद की। हम लोग एनजीओ के माध्यम से चाहते हैं कि हर लोग सुरक्षित रहे। जो भी गाड़ी वाहन चलाते हैं वो सुरक्षित रहे। अपना लोकल लोग है, एनजीओ के बाहरी जापान के भी लोग आए हुए हैं और ये विदेशी धरती पर। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, इसी की एक वानगी हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर खड़े एक विमान में भिखारी घुस आया और यात्रियों से भीख मांगने लगा। कुछ यात्रियों ने उसे भीख भी देना शुरू कर दी। भिखारी को फ्लाइट के अंदर देख एयर होस्टेस के होश उड़ गए। एयर होस्टेस ने भिखारी से बाहर जाने को कहा, लेकिन वो फ्लाइट से निकलने को तैयार नहीं था। इसके बाद एयर होस्टेस ने फ्लाइट के कैप्टन को बुला लिया, जिसके बाद भिखारी को बाहर निकाला जा सका।
और अब एक नजर दुनिया भर की खबरों पर। 2 दिन के दौरे पर फ्रांस पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के साथ आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया। सुषमा ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता के समर्थन के लिए फ्रांस का शुक्रिया भी अदा किया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जो चीन के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए हैं। किम जो की चीन यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। दोनों देशों के नेताओं ने कहा कि ये मुलाकात दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम देगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा मुख्यालय पेंटागन को नई अमेरिकी स्पेस फोर्स तैयार करने का आदेश दिया है। अमेरिकी सेना की ये 6ठी शाखा होगी और अंतरिक्ष में अमेरिकी दबदबे को सुनिश्चित करेगी। 2012 से दुनिया के सबसे ठंडे पड़े अंटार्कटिका की बर्फ अनुमान से भी ज्यादा तेजी से पिघल रही है। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो नदियों का जलस्तर 6 इंच से ज्यादा बढ़ जाएगा, जो खतरे के निशान से कहीं ऊपर है। इससे दुनिया के कई शहरों के डूबने का खतरा पैदा हो जाएगा। यूपी के इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित पीएससी 2017 मेंस परीक्षा के दूसरे दिन हिंदी का पेपर आउट होने से हड़कंप मच गया। दरअसल पीसीएस मेंस की परीक्षा में हिंदी सामान्य की जगह निबंध का पेपर बांट दिया गया, जिसकी परीक्षा दूसरी पाली में होनी थी। छात्रों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया और परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे। इसके बाद आयोग ने अपनी गलती मानते हुए पीसीएस हिंदी की परीक्षा दोनों पालियों की रद्द कर दी। आपको बता दें, लोक सेवा आयोग की भर्तियों में हुई धांधली के चलते सीबीआई जांच चल रही है। लगातार आयोग की तरफ से परीक्षा और रिजल्ट पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नजर बनाए हुए है। आज की परीक्षा भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही थी। इसके बावजूद इतनी बड़ी चूक होना आयोग के अधिकारियों के काम करने के तरीके पर सवालिया निशान लगाता है। अब चलते हैं हरियाणा, जहां एक सरकारी सर्कुलर पर बहस छिड़ गई है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि सरकारी अफसर और बाबू सांसदों और विधायकों को खास तौर पर इज्जत दे और इन माननीयों का मान रखें। हरियाणा के मुख्य सचिव के दफ्तर से ये सर्कुलर सभी ब्यूरोक्रेट्स और बाबुओं को जारी किया गया है। सर्कुलर में लिखा है कि सांसद और विधायक सरकारी दफ्तर आए तो अफसर उचित सम्मान दे, कुर्सी से खड़े होकर माननीयों का अभिवादन करने का निर्देश दिया गया है। सर्कुलर में कहा गया है कि अफसर सांसदों विधायकों की कॉल की अनदेखी न करें। बिजी होने पर अफसर माननीयों को कॉल बैक करें या फिर मैसेज दें। सांसदों विधायकों के एसएमएस ईमेल का तत्काल जवाब देने को भी कहा गया है। अफसरों से कहा गया है कि सांसदों विधायकों से धैर्य और विनम्रता के साथ बात करें। अफसरों को चेतावनी दी गई है कि अगर वो सर्कुलर का पालन नहीं करेंगे तो दंडित किया जाएगा। इस सर्कुलर पर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं खट्टर सरकार वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा तो नहीं दे रही। हालांकि हरियाणा सरकार ने अपने इस सर्कुलर का बचाव किया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूछा है कि ऐसे लिखित सर्कुलर की जरूरत ही क्या है। ये ठीक है। देखिए, जो एमएलए होता है वो प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर आता है, और अगर वो किसी दफ्तर में जाता है तो एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट अधिकारी को अपने स्थान से खड़े होकर उसको रिसीव करना चाहिए। यही इस सर्कुलर में कहा गया है और ये ठीक बात है। काफी सीनियर एमएलए का स्टेटस माना गया है, एमएलए एमपी का काफी सीनियर स्टेटस माना गया है, तो इसलिए करते भी हैं अधिकारी। कुछ लोग हैं जो नहीं करते हैं, इसलिए उसके लिए ये गाइडलाइन जारी की गई है। देखिए, ऐसा है कि ये कोई लिखित में नहीं होना चाहिए। ये तो वैसे ही जब भी हम मिनिस्टर थे, मेरे ख्याल से ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट नहीं था जो खड़ा होकर विश ना करता हो। मेरा ये मानना है कि ये इस प्रकार का सर्कुलर निकाल के अपने आप को छोटा करने की बात की है कि इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। ये कोई सर्कुलर कोई मुझे उचित नहीं लगा। वैसे ही वो रिस्पेक्ट करते हैं।